हेलो एवरीवन। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। तो दो चीज़ें हर बार की तरह आप लोगों को चेक कर लेनी है। पहला, मेरी आवाज़, तो आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ये आप लोगों को चेक कर लेना है। और दूसरा, क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ये आप लोगों को चेक कर लेना है। आवाज़ में कोई भी दिक्कत हो, क्लास के अंदर कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। इसके अलावा सर देखो, अगर आप यूट्यूब पर इधर उधर कहीं बिखरे हुए लेक्चर्स देख रहे हो ना, तो भाई नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर पढ़ना है। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको मोस्ट वांटेड कोर्स मिलेगा। इस कोर्स के थ्रू आप पढ़ाई करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बहुत कम समय के अंदर भी 160 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो, राइट। तो इस कोर्स का पूरा प्रॉपर आइडिया क्या है, तो चैप्टर 1 शॉर्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वो सब कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, काफ़ी सारे डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो। और अगर अच्छा लगे और अगर आपको सच में नीट और जेई के अंदर सिलेक्शन पाना हो तो आप हिस्सा बन सकते हो हमारे इस कोर्स का। बट फिलहाल तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग तैयार कर लें, कमेंट्स के अंदर टाइप कर दें हैशटैग फिजिक्स मैन अगर आप फिजिक्स मैन को इस जर्नी पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चार्ज Q1 दे रखा है आपको, Q2 दे रखा है, फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। वेयर शुड यू प्लेस द थर्ड चार्ज Q सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था इसके लिए हथियार कि सर हमें जिस भी चार्ज से डिस्टेंस निकालनी है, और हम नॉर्मली किस चार्ज से डिस्टेंस निकालते हैं, छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि चार्ज छोटे वाले चार्ज के पास में होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम निकालें डिस्टेंस फ्रॉम, छोटा वाला चार्ज, अब छोटा वाला चार्ज कौन सा है आपका, +1 कूलाम। अगर इस चार्ज से हम लोग डिस्टेंस निकालें और इसको अगर हम x लिखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, जिस चार्ज से डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसका रूट आएगा ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बड़ा वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज 4 माइनस रूट ऑफ छोटे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर, राइट। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि सर x कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट 4 का मतलब हो गया 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि x आ जाएगा आपका 1 मीटर। तो ये जो +1 कूलाम वाला चार्ज है, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। मैंने ये भी बताया था कि जब भी एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर की तरफ मिलता है आपको, राइट। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा कि सर अगर यहां पर +1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है और यहां पर -4 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, तो यहां कहीं पर आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा और तीसरे चार्ज को हमें इस डिस्टेंस के ऊपर रखना चाहिए। तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 मीटर की डिस्टेंस, और दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 1 मीटर है। तो बाहर की तरफ आपको रखना है, बाहर की तरफ आप रखोगे तो आप देखोगे आपका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी टोटल नेट फोर्स नहीं लग रहा होगा। ये आप बड़ी आसानी से यहां पर निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Two identical small bodies, each of mass m and charge q, are suspended from two strings, each of length l, from a fixed point. ठीक है। This whole system is taken into an orbiting artificial satellite. Then find the tension in the string. ठीक है। तो देखो, सैटेलाइट में जब आप ले जाते हो तो जैसे आप सैटेलाइट में ले जाते हो तो सैटेलाइट में आपका जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या नेट ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0। तो सर अब सिर्फ दो ही फोर्स रह जाएंगे, और अगर आप उन दोनों फोर्सेस को कंसीडर करोगे तो मान लो जैसे पहले दोनों जो पेंडुलम्स थे वो इस तरीके से इक्विलिब्रियम में थे,
एक यहां पर था इक्विलिब्रियम में और एक यहां पर था इक्विलिब्रियम में, राइट। क्यों? क्योंकि सर तीन फोर्सेस लग रहे थे। एक फोर्स लग रहा था ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा था टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर, और एक दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन दैट इज एफ इस डायरेक्शन के अंदर। अब अगर मान लो आप mg को गायब कर दोगे, अगर आप इस फोर्स को गायब कर दोगे, तो अब सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपने इस फोर्स को गायब कर दिया, तो अब सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस रह गए यहां पर। कौन कौन से दो फोर्सेस रह गए? एफ एंड टी। तो अब आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी हो जाएगी कि सर ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। अब इनको दोनों चार्जेस को दूर जाने से रोकने वाला कोई भी चार्ज यहां पर है ही नहीं, कोई भी फोर्स यहां पर नहीं है। तो एक पार्टिकल यहां पर आ जाएगा और एक पार्टिकल आ जाएगा आपका यहां पर। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जीरो हो गया। तो अब सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और एक लग रहा है टेंशन फोर्स टी। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो सर यहां से हो जाएगी L और यहां से भी हो जाएगी L, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि सर जो टेंशन फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से बैलेंस होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो जाएगा? K टाइम्स पहला चार्ज टाइम्स दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस है 2L, तो 2L का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स L स्क्वायर। 4 टाइम्स L स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। इतना यहाँ पर टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा होगा अगर आप इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर ले जाते हो तो, ठीक। तो ये जो सिचुएशन है फर्स्ट वाली, ये तो अर्थ के ऊपर थी, जब आप अर्थ पर थे, राइट। और ये है इन सैटेलाइट, जब आप सैटेलाइट के अंदर ले जाते हो तो आपकी सिचुएशन बदल के ऐसी हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्ज 16 माइक्रोकुलम एंड -8 माइक्रोकुलम आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। कुछ दूरी पर रखा गया है। देन द फोर्स इज F. नाउ दे आर टच्ड एंड अगेन केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, द फोर्स बिकम्स, राइट। तो सर अब जो नया चार्ज होगा, तो जब आप दोनों को टच करोगे और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों के ऊपर आइडेंटिकल चार्ज आ जाएगा। तो पहले के ऊपर भी चार्ज Q आ जाएगा और दूसरे वाला जो स्फीयर है उसके ऊपर भी चार्ज कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा। अब सर ये चार्ज होगा कितना? तो यहां पर हम लोग चार्ज कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो सर हमने यहां पर चार्ज कंजर्वेशन का यूज किया। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है। तो सर अभी दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? ट्वाइस ऑफ Q। और पहले कितना था? एक के ऊपर 16 माइक्रोकुलाम था और एक के ऊपर -8 माइक्रोकुलाम था, मतलब कुल मिला के 8 माइक्रोकुलाम चार्ज था। तो Q हो जाएगा आपका 4 माइक्रोकुलाम, इतना चार्ज हो जाएगा, ठीक। सर पहले जो फोर्स लग रहा था F, वो कितना था? वो था K टाइम्स 16 माइक्रोकुलाम मल्टीप्लाइड बाय 8 माइक्रोकुलाम। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन मैंने यहां पर नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो जो भी डिस्टेंस आ रही होगी उसका स्क्वायर। और सर अब जो नया फोर्स होगा F डैश, वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा K टाइम्स 4 माइक्रोकुलाम मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वाला चार्ज भी 4 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी सेम रखी गई है, दैट इज R स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है ना। तो 8 टाइम्स ज्यादा है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू आपके पास में आएगी ये पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स होगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। चेक कर सकते हो कैलकुलेशन वगैरह, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A long string with a charge of lambda per unit length passes through an imaginary cube of edge A. तो हम लोग एक इमेजिनरी क्यूब बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा एक इमेजिनरी क्यूब हो गया। अरे ढंग से बनाते हैं।
ठीक, तो इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, चलो भाई क्यूब हमारा तैयार हो चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब? तो सर मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब है मैक्सिमम चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, और सबसे ज्यादा चार्ज एनक्लोज्ड कब होगा? जब आप कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए आपकी स्ट्रिंग को रखो, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे आप अगर अपनी स्ट्रिंग को रखोगे तब जाके आप देखोगे कि आपका मैक्सिमम चार्ज यहां पर एनक्लोज हो पाएगा। सर कितना हो जाएगा? तो सर ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये आपने हमें बताया था कि अगर क्यूब की साइड ए है, इसकी एज की लेंथ ए है अगर, तो ये लेंथ हो जाती है √3 टाइम्स ए। तो कितना एनक्लोज्ड चार्ज होगा? तो मैक्सिमम एनक्लोज्ड चार्ज जो हो सकता है वो आप यहां पर पता लगा सकते हो कि सर वो हो जाएगा √3 टाइम्स ए टाइम्स लैम्डा। इतना मैक्सिमम चार्ज हम लोग एनक्लोज कर सकते हैं। लेंथ को हमने यूनिट पर लेंथ पर जो चार्ज है लैम्डा उससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो सर अगर हमारे पास में मैक्सिमम एनक्लोज्ड चार्ज आ गया तो हम मैक्सिमम फ्लक्स भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फ्लक्स होता है एनक्लोज्ड चार्ज, तो √3a लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आ रहा है सबको समझ में? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। A charge Q is placed at the corner of a cube of edge L. The electric flux linked to one of the faces not touching the Q is, right? तो हम लोग वापस से एक क्यूब यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। तो एक क्यूब यहां पर हम लोगों ने बना लिया है, राइट। ये लो भाई साहब, ठीक है, ज्वाइन कर दो इनको। अब क्या कहा गया है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ एज लेंथ L। तो इसकी लेंथ कितनी है ये दे रखी है आपको L, और इसके एक कॉर्नर पर आपने यहां पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चार्ज Q है ये पूरा का पूरा अंदर नहीं होगा, पूरा का पूरा अंदर तो होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इसका 1/8 पोर्शन जो होगा, क्योंकि जब इसको आप एनक्लोज करना चाहोगे तो आपको ऐसे ही 7 क्यूब और ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो चार्ज है इसका ओनली 1/8 पोर्शन जो है इज इनसाइड दी क्यूब। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। देखो चार्ज जब यहां पर रखा होता है इस जगह पर, तो आधा पोर्शन क्यूब के अंदर होता है, आधा पोर्शन क्यूब के बाहर होता है। जब चार्ज यहां पर होता है तो 1/4 पोर्शन क्यूब के अंदर होता है और 3/4 पोर्शन जो है वो बाहर होता है, राइट। और अगर कॉर्नर पर रखा होता है तो 1/8 पोर्शन अंदर होता है और 7/8 पोर्शन आपका चार्ज का बाहर चला जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये बहुत काम आती है। तो कॉर्नर पर है इसका मतलब 1/8 पोर्शन होगा चार्ज का अंदर। अब हमें पता है कि सर इतना पोर्शन अंदर है, तो अगर कोई पूछे कि बताओ क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम बोलेंगे सर एनक्लोज्ड चार्ज हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 8, और इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया। तो आंसर आ गया Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स क्यूब से पास होगा। लेकिन आंसर में जल्दीबाजी मत करना, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू वन ऑफ द फेसेस नॉट टचिंग द चार्ज Q। तो 3 फेसेस जो है वो चार्ज Q को टच कर रही है। कौन कौन सी फेस चार्ज Q को टच कर रही है? तो एक तो ये वाली फेस चार्ज Q को टच कर रही है, ठीक है ना, ऊपर वाली, ठीक है सर। एक ये वाली फेस चार्ज Q को टच कर रही है, ये वाली, ठीक है। और सर एक ये वाली फेस जो है ये भी चार्ज Q को टच कर रही है, सामने वाली। तो इन तीनों को अगर आप गौर से देखोगे ना, तो जो Q से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस गुजरेंगी वो तो इनके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो
तो अगर मैं यहां पर शो करना चाहूं, इसको ऐसे लिखना चाहूं मैं कि इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम रख देते हैं ई, इसका नाम रख देते हैं एफ, इसका नाम रख देते हैं जी और इसका नाम रख देते हैं एच। तो जो जो फेसेस चार्ज को टच कर रही है, मतलब जो बिंदु पॉइंट ए से गुजर रही है, जिसमें पॉइंट ए इंक्लूडेड है, कौन कौन सी? तो एक तो यहां पर है फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी, फिर ऐसे ही फ्लक्स थ्रू ए बी एफ ई ले सकते हो, और फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी हो गया, ए बी एफ ई हो गया, और ए डी एच ई हो गया, ए टी एच ई। ये तो हो जाएंगे जीरो, ये हो जाएंगे जीरो। ठीक है सर, क्यों जीरो हो जाएंगे? क्योंकि इन सब के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी एरिया वेक्टर के लिए, इन सब के लिए। इसलिए सर इनसे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो तो हो जाएगा जीरो। तो बाकी की तीन बच गई। ठीक है, और तीनों जो टोटल फ्लक्स है उसको बराबर बराबर डिवाइड कर लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फ्लक्स थ्रू डी सी जी एच कितना होगा, या फिर फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच कितना होगा, इसमें भी ए नहीं आ रहा। या फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ फ्लक्स थ्रू बी सी जी एफ कितना होगा, तो इन तीनों से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्यूब से गुजरने वाले फ्लक्स का बराबर बराबर डिवीजन करोगे तीन हिस्सों में तो 1/3 हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका Q डिवाइडेड बाय 1/3 करोगे तो 24 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, है ना। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज, तो यहां पर पहले तो देखो डायपोल कौन कौन से बन रहे हैं। तो ये जो -2q है इसको -q दे देते हैं ऊपर और -q दे देते हैं नीचे वाले चार्ज को। तो दो डायपोल बनते हुए नजर आए। सर एक का डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, कितना हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्जेस के बीच की डिस्टेंस L, और एक का डायपोल मोमेंट सर इधर की तरफ हो जाएगा, कितना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्जेस के बीच की डिस्टेंस L। सर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आपका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो आपको इस डायरेक्शन के अंदर नजर आएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा आपका पहले वाले चार्ज, तो आप यहां पर वेक्टर सम फॉर्मूला लगा सकते हो, रूट ऑफ पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर तो QL का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का स्क्वायर मतलब QL का आपने स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर टाइम्स सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस 60 डिग्री हो गया। आई होप रेड कलर में लिखा हुआ है बट आपको दिख रहा होगा, राइट। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो नेट डायपोल मोमेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा √3 टाइम्स Q टाइम्स L। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बेहद सिंपल क्वेश्चन, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन इनफाइनाइट चार्ज लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 18 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इनफाइनाइट लेंथ का जो चार्ज होता है उसकी वजह से 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इतनी फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब सर फील्ड हमें कितनी दे रखी है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2k होता है 9 × 10⁻9 लैम्डा। तो यहां पर लैम्डा हमें निकालना है और कितनी डिस्टेंस पर फील्ड हमें गिवन है, 1 मीटर के ऊपर, तो 1 मीटर हमने यहां पर रख दिया। तो बहुत आसान हो गया सर, 2 और 9 मिलके 18 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 10⁻10 को 10⁻9 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 10 बच जाएगा, 10 कूलम पर मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 10 कूलम पर मीटर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। बेहद सिंपल क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज enclosed in a hollow sphere of radius r where L is length of the dipole। ठीक है,
तो ऐसा कहा गया है कि आपका एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ऐसा दिखने वाला, और इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, आर इज ग्रेटर देन एल, ठीक है। जो स्फीयर की रेडियस है वो दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, उससे बड़ी है। मतलब आपका डायपोल कहीं अंदर ऐसा छोटा सा आपको दिखाई देगा कि सर एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू, ये हो गया आपका डायपोल। आपसे पूछा गया द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कि नेट एनक्लोज्ड चार्ज कितना हो गया यहां पर, तो यहां पर तो सर नेट एनक्लोज्ड चार्ज 0 हो रहा है, और अगर नेट एनक्लोज चार्ज ही 0 है तो फिर फ्लक्स भी कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन। अ चार्ज 20 माइक्रोकूलम इज एनक्लोज्ड बाय अ गाउसियन spherical surface of radius 10 centimeter. If the radius is doubled, then outward electric flux कितना होगा। तो अगर मान लो आप रेडियस को डबल भी कर देते हो, मान लो आपने रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो आप देखोगे सर इससे एनक्लोज्ड चार्ज थोड़ी ना बदलेगा, अभी भी आपका एनक्लोज्ड चार्ज जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। और सर गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स तो साइज और शेप पे डिपेंड करता नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब सर जो फ्लक्स होना चाहिए वो भी सेम ही रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फ्लक्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, तो फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, बिल्कुल करेक्ट है। इन फ्री स्पेस विदाउट एनी ब्रेक, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, कंटिन्यूअस होती है, कहीं पर टूटती नहीं है, क्योंकि जिस भी पॉइंट पर टूटेगी वहां पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मतलब वहां पर आप ये कहना चाह रहे हो कि इनफाइनाइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कभी भी आपको टूटी फूटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलती, राइट। तो विदाउट एनी ब्रेक आपको मिलेगी, राइट। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जहां पर वो आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आपको दो टेंजेंट मिल जाएगी, दो टेंजेंट मिल जाएगी तो फिर लड़ाई छिड़ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है भाई साहब। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलते हुए नजर आती है और इन नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमटते हुए नजर आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। सर इसका कारण क्या है, इसका कारण है वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मान लो गलती से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन ऐसी बना दी, ठीक है, कि सर ये मान लो इस तरीके का लूप हमने बना दिया, तो आप यहां पर इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे, आप जैसे ही किसी चार्ज को यहां पर रखोगे, मान लो ये आपका कोई चार्ज है, जैसे आप इसको यहां पर रखोगे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से घूमना स्टार्ट करेगा। आपने इसको रखा था स्टेशनरी, जीरो काइनेटिक एनर्जी, और ये लगातार घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, और इसके ऊपर फोर्स लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। मतलब आप यहां पर एनर्जी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। मतलब आप डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहे हो कि चार्ज को एनर्जी मिलती जा रही है, बट वो एनर्जी आ कहां से रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, राइट। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, आप चार्ज की एनर्जी बढ़ा नहीं सकते इनफाइनाइट अमाउंट से। इसका मतलब आप वापस से अपने फर्स्ट स्टेप पर चले जाओ, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल पेंडुलम्स ए एंड बी आर सस्पेंडेड फ्रॉम द वन पॉइंट, the bobs A and B are given positive charges Q1 and Q2 respectively, and if mass of A and B are m1 and m2 and angles from the vertical of A and B are θ1 and θ2 respectively। तो सर ये पेंडुलम वाली चीज आपने बताई थी कि जब भी हम पेंडुलम का कोई केस कंसीडर करते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, ये आपने हमें बताया था, राइट। तो इसमें कह रखा है कि एक का चार्ज और मास अलग है, ठीक है, तो वो आपको अलग एंगल बनाते हुए नजर आएगा वर्टिकल के साथ में, दैट इज θ1, और एक का चार्ज और मास अलग है, ठीक है, तो ये आपको अलग एंगल बनाते हुए नजर आएगा, दैट इज θ2, ठीक।
तो आइडेंटिकल पेंडुलम से मतलब दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम वन पॉइंट, ए एंड बी आर गिवन पॉजिटिव चार्जेस Q1 Q2, दोनों का चार्ज अलग अलग है, मासेस भी दोनों के अलग अलग है, m1 इज ग्रेटर देन m2 आपको दे रखा है। एंगल्स फ्रॉम वर्टिकल ए एंड बी आर θ1 एंड θ2। तो सर आपने कंडीशन बताई थी कि यहां पर तीन फोर्सेस में लड़ाई चलती है। एक फोर्स होता है आपका, एक फोर्स होता है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है, एक फोर्स होता है वेट, और एक फोर्स होता है टेंशन फोर्स T। और आपने कंडीशन भी बताई थी कि जो tan थीटा होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा एफ ई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है एफ क्यू लिख लो इसको, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एम जी के इक्वल होता है। ये चीज आपने बताई थी, ठीक है। तो सर अगर मान लो हम यहां पर देखना चाहें तो ये हमारे पास में एक हथियार है, इसका हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हथियार। तो चलो दोनों के लिए इसका यूज करते हैं। तो सर अगर हम θ1 के बारे में बात करें तो tan θ1 कितना हो जाएगा, तो एफ क्यू, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ये Q1 है और ये Q2 है, तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को एक बार के लिए अपन कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया x का स्क्वायर टाइम्स m1 मल्टीप्लाइड बाय g। और सर ऐसे अगर अपन दूसरे के लिए लिखें tan θ2, तो ये कितना हो जाएगा, तो फोर्स तो अगेन K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर, बस मास अलग होगा, दैट इज m2 टाइम्स g। तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो या फिर दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो कि सर यहां पर tan θ1 और tan θ2 को कंपेयर करेंगे या दोनों का रेशियो लेंगे तो बाकी सारी चीजें कट जाएगी, m2 चला जाएगा ऊपर और m1 आ जाएगा नीचे। अब आपको कह रखा है कि m1 बड़ा है और m2 छोटा है, तो आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब tan θ1 जो है वो लेस देन tan θ2 होना चाहिए। इसका मतलब सर θ1 जो है वो लेस देन θ2 होना चाहिए। कोइंसिडेंटली हम लोगों ने डायग्राम भी ऐसा ही बनाया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। θ1 मस्ट बी लेस देन θ2। बहुत प्यारा क्वेश्चन। Alpha particle is revolving around an infinitely long line charge of linear charge density lambda at perpendicular distance r. The centripetal force, तो आपको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, वो कहां से आ रहा होगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बेसिकली आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2e होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। और सर अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और डिस्टेंस r पर है, तो फील्ड जो होगी वो हो जाएगी 2 इंटू के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय r। सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई इंटू के की जगह रखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो 4 से 4 गया, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा इंटू ई डिवाइडेड बाय पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर। ये हो जाएगा आपका आंसर, लैम्डा ई पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। 3 charges each q are kept at 3 corners of a square as shown in figure and q/2 is at 1 corner. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बताया था आपको, अगर याद हो तो, कि आमने सामने वाले चार्जेस को लड़ाने की कोशिश करो कि सर ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों सेंटर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, मतलब दोनों की फील्ड जो होगी एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों का नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0, ठीक।
और सर ये जो प्लस क्यू है ना, इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू बाय टू एंड प्लस क्यू बाय टू, ऐसे दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे भी फायदा क्या होगा कि ये जो प्लस क्यू बाय टू है, ये इस वाले प्लस क्यू बाय टू को क्या कर देगा, शहीद कर देगा। तो सिर्फ एक ही चार्ज बचा प्लस क्यू बाय टू का। तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी, बाकी सारे चार्जेस तो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। और कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सर आपकी के, तो के हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो कितना चार्ज बचा, क्यू डिवाइडेड बाय 2 बचा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है एल, तो एल का हम लोग यहां पर कर देंगे स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, एंड टुवर्ड्स डी इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर टुवर्ड्स डी, ऑप्शन नंबर 1 मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो जाएगा यहां पर करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर 1 Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर टुवर्ड्स डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Even is the electric field on the axis of a small electric dipole at a distance r। तो E1 की वैल्यू तो सर हमें पता पड़ गई, ट्वाइस ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय p डिवाइडेड बाय r क्यूब होनी चाहिए, एक्सिस पर इतनी होती है। नाउ E2 इज एट सेम डिस्टेंस r बट एट एन एंगल 60 डिग्री। तो सर इसके लिए भी आपने एक हथियार बताया था, कितना, k इंटू पी डिवाइडेड बाय r क्यूब, और रूट के अंदर आ जाएगा यहां पर 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो बहुत आसान हो गया सर। कॉस 60 का मतलब 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, मतलब 3/4 प्लस 1 करोगे तो 7/4 बचेगा। तो कुल मिला के बच जाएगा √7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स k इंटू पी अपॉन आर क्यूब। अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि √7 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 2kp अपॉन आर क्यूब, और ये 2kp अपॉन आर क्यूब जो है वो E1 के इक्वल था, तो आप ऐसे लिख सकते हो √7 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स E1। तो आपसे पूछा गया था बताओ E1 डिवाइडेड बाय E2 कितना हो जाएगा, तो E1 डिवाइडेड बाय E2 आप निकालोगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, √7 रह जाएगा नीचे, यही आ जाना चाहिए आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। 2 point charges placed at a certain distance 4 meter in air exert a force on each other. The distance at which these charges will exert same force in a medium. तो सर इसके लिए भी आपने एक हथियार बताया था कि जो डिस्टेंस इन मीडियम होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, वो किसके इक्विवेलेंट होती है, वो होती है रूट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम के इक्विवेलेंट होती है। ये हथियार बताया था मीडियम की डिपेंडेंस के अंदर, ठीक है, कि आप दो चार्जेस को आर डिस्टेंस पर रखो, ठीक है, मीडियम के अंदर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो जितना फोर्स प्रोड्यूस होगा उतना का उतना ही फोर्स आपको वैक्यूम में प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। अगर आप वैक्यूम में जो डिस्टेंस है वो रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स जो भी मीडियम में डिस्टेंस थी उसके इक्वल रख लो, राइट। तो सर यहां से डायरेक्ट हमारे पास में आंसर आ जाएगा कि जो डिस्टेंस इन मीडियम होगी, फोर्स को अगर हम सेम रखना चाहते हैं तो वो हो जाएगी डिस्टेंस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रूट एप्सिलॉन आर। ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रूट एप्सिलॉन आर। तो 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस 4 मीटर इन एयर, तो डिस्टेंस इन वैक्यूम कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस एट विच दीज चार्जेस विल एक्सर्ट सेम फोर्स इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
16, तो रूट ऑफ 16 यहां पर करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ जाएगा आपका 1 मीटर। तो हमें मीडियम के अंदर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखना होगा इन दोनों चार्जेस को आपस में एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तब जाके आपका सेम फोर्स प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगा। ठीक है, अ रॉड ऑफ लेंथ L has a total charge Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of a semicircle. ठीक है, the electric field at the center of the curvature of the semicircle. ठीक है, तो सर इतना तो आपने हमें बताया था कि जो सेमी सर्कल होता है ना ऐसा, ठीक है, इसके सेंटर पर यहां पर जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बाइसेक्टर के अलोंग होती है। ठीक है, और अगर मान लो रेडियस r है तो एग्जैक्टली फॉर्मूला हो जाता है आपका 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। वो साइन वाला जो आता है उसमें आप पाई की मतलब एंगल की जगह 90 डिग्री रख देते हो तो बचता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ठीक है सर, लैम्डा यहां पर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, लैम्डा यहां पर चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सर हमने यहां पर Q चार्ज को L लेंथ के ऊपर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अच्छा एक और चीज कि सर L जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो पाई इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। तो सर यहां से R कितना आ जाएगा, L डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा। ये एक और चीज हमें यहां पर पता पड़ गई। तो सबकी वैल्यूज रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2, K की जगह रखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू लेमडा की जगह रखा जा सकता है Q/L, और R की जगह रखा जा सकता है L डिवाइडेड बाय पाई। तो अब देखो क्या क्या कटा है यहाँ पर। तो सर पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो बचा Q डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। Q डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो फॉर्मूला हमारे पास में, बस इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट ये है कि पहले एक सीधी रॉड थी उसको मोड़ कर आपने सेमी सर्कल बनाया, तो आप पहले लेंथ से क्या निकाल लो, रेडियस निकाल लो, बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट स्पीड u अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट विल बी राइट। तो सर यहां पर हमारी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी दे रखी है, स्मॉल u दे रखी है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और कितना हो जाएगा चार्ज, तो चार्ज हो गया Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया फोर्स, और फोर्स को सर हम किससे डिवाइड कर देते हैं, मास से डिवाइड कर देते हैं। इतना एक्सेलरेशन यहां पर वर्क करेगा राइट। सर फाइनल स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 0, हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि कितनी डिस्टेंस आप लोगों ने कवर करी होगी यहां पर, मतलब हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो सर आपने डायरेक्ट ही बताया था, पहले ही बता रखा है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो यहां पर हमने s लिखा है, वो होती है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा QE डिवाइडेड बाय m, तो m इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2QE, ये हो जाना चाहिए हमारा आंसर। m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2QE, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सर 4 वेरिएबल हमारे पास में आ चुके हैं, हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, हम यूज थर्ड इक्वेशन, हम डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और वही सेम फॉर्मूला आएगा और उसका यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। नो प्रॉब्लम इन दैट राइट। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m moves in a circular orbit around a fixed point charge plus q in a circle of radius r। ठीक है, तो सर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा
घूमने के लिए, ठीक है, वो कहां से आ रहा होगा? वो आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कहां से आ रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रहा होगा। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये कहां से आ रहा होगा? ये आ रहा होगा के टाइम्स पहला चार्ज टाइम्स दूसरा चार्ज। अभी अपन फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगाया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी उसका स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा कि जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r से r कट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? रूट ऑफ r के। ये चीज हमें यहां से पता चल गई, ठीक है भाई। अब सर आते हैं हम लोग टाइम पीरियड पर, राइट। तो आपका जो टाइम पीरियड होता है t, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस में मतलब रेडियस, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सरकमफेरेंस को आप किससे डिवाइड कर दोगे? स्पीड से डिवाइड कर दो। 2πr अपॉन v लिखते हो ना, तो 2π वगैरह हटा दो, अभी अपन जस्ट डिपेंडेंस देख रहे हैं। और सर v जो है वो खुद रूट r के, तो यहां पर अगर आप v की जगह 1/√r लिखोगे तो ये हो जाएगा r रूट r, मतलब ये हो जाएगा r की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r क्यूब के। ये आप लिख सकते हो, टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ये बेसिकली केपलर्स लॉ से मैच करता है, क्योंकि वहां पर जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल वैसी चीज आपको यहां पर होते हुए नजर आ रही है, राइट। It is observed that when soap bubble is given some positive charge, its radius increases. बिल्कुल सही। What will happen to the same soap bubble if it is given equal amount of negative charge? तो मैंने आपको बताया था कि भले ही आप पॉजिटिव चार्ज दो, भले ही आप नेगेटिव चार्ज दो, हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा सरफेस के ऊपर, मतलब सोप बबल की साइज आपको बढ़ते हुए ही नजर आएगी। तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, आंसर आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, इट्स रेडियस इंक्रीजेस। इस केस में भी रेडियस आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, राइट। तो फॉर द एनपीएस 1 दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आपने देखा कि लगभग हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर टैकल करने की कोशिश करी है। बट ध्यान रखना बेटा, हम जब फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो फोर्स और एक है फील्ड। फील्ड की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है या फिर टॉर्क वगैरह प्रोड्यूस हो सकता है डायपोल के अंदर। तो मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमारे 11th के जो चैप्टर्स थे, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर हो गया, फोर्स वाला चैप्टर हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर हो गया, सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर हो गया, उनसे कंबाइन करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अब जो एनपीएस 2 होगा उसके अंदर हम लोग और डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और किस किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर बन सकते हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहो, इसी तरीके से सीखते रहो। ये जो कुछ आप कर रहे हो इसके बाहर से नीट और जेई के अंदर नहीं पूछा जाएगा कोई भी सवाल, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और इसी के साथ में फिलहाल के लिए चाहूंगा आप लोगों से अलविदा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।